नमस्कार, मी स्नेहा. आपण पाहताय साम टीव्ही. साम संजीवनी या आरोग्य विशेष कार्यक्रमामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत. सांधेदुखी आणि लकव्यानंतरच्या त्रासावर विना ऑपरेशन उपचार कसे करता येतात, तसंच इतर दुखण्यांवर विना ऑपरेशन उपचार कसे करता येतात, थोडक्यात पेन मॅनेजमेंट कसं करता येतं याविषयी आपण चर्चा करणार आहोत. आणि त्यासाठी आपल्या स्टुडिओत आपल्यासोबत आहेत सांगलीच्या उषक्काल अभिनव सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या फिजिओथेरपी डिपार्टमेंटच्या फिजिओथेरपी विभागाच्या विभागप्रमुख डॉक्टर ममता बियाणी मॅडम. मॅडमचं स्वागत करूया. डॉक्टर, तुमचं खूप खूप स्वागत आमच्या स्टुडिओमध्ये. थँक्यू. मॅडमशी चर्चा करणार आहोत, मात्र त्याआधी डॉक्टर ममता बियाणी यांची थोडक्यात मी ओळख करून देते. डॉक्टर ममता बियाणी यांनी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय अशा नामांकित संस्थांमधून अत्याधुनिक फिजिओथेरपी आणि संलग्न उपचार पद्धतीमध्ये विशेष प्रशिक्षण घेतलेलं आहे. तसंच कार्डियक रिहॅबिलिटेशनमध्ये डॉक्टर ममता यांना फेलोशिपसुद्धा मिळालेली आहे. UK-मधून ऑर्थोपेडिक आणि मॅन्युअल उपचार पद्धतींमध्ये त्यांनी डिप्लोमा केलेला आहे. त्याचं रिसर्च शिक्षण त्याने तिथून घेतलेलं आहे. तसंच क्रिनिओसॅक्रल आणि विजरल मॅनिप्युलेशन प्रॅक्टिशनर म्हणून त्या अमेरिकेतील प्रमाणित डॉक्टरांपैकी एक आहेत. तसंच अमेरिकेमध्ये विजरल मॅनिप्युलेशनमध्ये त्यांना मान्यता प्राप्त आहे. त्या मान्यताप्राप्त तज्ज्ञ आहेत. तसंच फुटबॉल मेडिसिनमध्ये फिफा डिप्लोमा, तसंच केनिसिओ टेपिंग आणि कपिंग थेरपीमध्ये, तसंच योगामध्ये सुद्धा डॉक्टर ममता या प्रमाणित तज्ज्ञ आहेत. आयर्लंडमध्ये पिलाटेस प्रशिक्षक म्हणून त्यांना मान्यता प्राप्त आहे. तसंच कंबरदुखी, सांधेदुखी आणि पॅरालिसिस नंतरचा त्रास अशा सगळ्या दुखण्यांवर विना ऑपरेशन उपचार डॉक्टर ममता या देतात. डॉक्टर ममता बियाणी यांना या त्यांच्या कार्याबद्दल, त्यांच्या वैद्यकीय क्षेत्रातल्या कार्याबद्दल 5 आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारांनी सन्मानित सुद्धा करण्यात आलेला आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात डॉक्टर ममता बियाणी या अत्याधुनिक फिजिओथेरपीमधील बदलाची ओळख असलेल्या डॉक्टर आहेत. तसंच त्यांनी प्रगत आणि परवडणारे फिजिओथेरपी उपचार हे लहान शहरांमध्ये उपलब्ध करून दिलेले आहेत. हे ममता बियाणी यांच्याबद्दलचं वैशिष्ट्य म्हणता येईल. त्यांच्या उल्लेखनीय योगदानाबद्दल आयकन्स ऑफ हेल्थ अवॉर्ड, तसंच नारी सन्मान पुरस्कार, जागतिक मानवाधिकार तेजस्वी फिजिओथेरपिस्ट पुरस्कार, तसंच राष्ट्रीय बिझनेस अचीवमेंट अवॉर्ड आणि हेल्थ केअर एक्सलन्स अवॉर्ड अशा विविध प्रतिष्ठित पुरस्कारांनी तसंच आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारांनी डॉक्टर ममता यांचा सन्मान झालेला आहे. चला तर मग आता चर्चेला सुरुवात करूया. डॉक्टर ममता, पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत. डॉक्टर, हल्ली आपण बघितलं तर कंबरदुखी म्हणा किंवा जॉईंट पेन, सांधेदुखी म्हणा किंवा बऱ्याच जणांना पॅरालिसिससुद्धा होऊन जातो आणि त्याच्यानंतरची दुखणी वाढलेली आहेत. याचं कारण मुळात काय सांगता येईल? आणि सगळ्यात महत्त्वाचं आश्चर्याची गोष्ट अशी की याच्यावर विना ऑपरेशन उपचार कसे काय असू शकतात? तो नया युग है, नई टेक्नोलॉजी है, नए तरीके की परेशानियां हैं और हर जॉब या हर तरीके का काम उस तरह की परेशानियां लेके आता है. बट हर परेशानी के लिए हम मैनुअल थेरेपी या जो इस तरह के दर्द होते हैं जिसको हम मस्कुलोस्केलेटन पेन बोलते हैं, जो मांसपेशियों से रिलेटेड जो आपके पेन होते हैं, उसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से मैनुअल थेरेपी से या फिजियोथेरेपी में हम उसको कवर कर सकते हैं. पहले जिस तरह से नया युग आया है, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए हैं, फिजियोथेरेपी में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं. अभी कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल फिजियोथेरेपी में भी बदलाव आ गए हैं. तो जब पहले जिस किसी पेन को ठीक करने में हमें 1 महीना या 1.25 महीना 1.5 महीना लगता था, अब वही पेन हम 8 से 10 दिनों में ठीक कर पाते हैं. लकवा म्हणजे काय आणि त्याचे काही प्रकार आहेत का? म्हणजे पॅरालिसिस आणि टाइप्स ऑफ पॅरालिसिस असं याबद्दल मला विचारायचं आहे. सबसे पहले मैं एक थोड़ा सा लकवा के बारे में, जिसे हम स्ट्रोक भी कहते हैं, उसके बारे में मैं आपको एक जनरल आइडिया देना चाहती हूँ कि लकवे में एक्चुअली होता क्या है और आजकल के दौर में ये इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है. अभी न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, चाहे आप वो मेट्रो सिटीज़ की बात करें या रूरल एरिया गाँव की बात करें. सो लकवा में आपके दिमाग के, ब्रेन के हिस्से में ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो रुक जाता है या ब्रेन की कोई धमनी में ब्लीड हो जाता है, वो फट जाती है और उसमें ब्लीड हो जाता है. सो वो जो थोड़ी देर का जो आपका
ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ रुकता है या दिमाग के किसी पर्टिकुलर हिस्से में उसकी वजह से जो डैमेज होता है उसे हम स्ट्रोक कहते हैं, जिसे इनिशियल स्टेज में स्ट्रोक होते ही बहुत एक्सपर्ट्स डॉक्टर की, न्यूरो फिजिशियंस, न्यूरो सर्जन, एमडी फिजिशियंस के एक ग्रुप ऑफ केयर की ज़रूरत होती है, आईसीयू केयर की ज़रूरत होती है। कभी कभी ये बिना ऑपरेशन ठीक होता है, कभी कभी इसमें जब ब्लीड बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ऑपरेशन की जो न्यूरो सर्जन करते हैं उसकी ज़रूरत होती है। तो दिमाग के इस किसी हिस्से में डैमेज की वजह से आपके बॉडी के किसी एक हिस्से का काम करना बंद होना, जैसे कभी आप राइट साइड में होता है, कभी लेफ्ट साइड में, कभी दोनों पैर में, या कभी पूरी बॉडी पे उसका इम्पैक्ट, ये डिपेंड करता है कि ब्रेन का हिस्सा कितना डैमेज हुआ है या किस हद तक डैमेज हुआ है। सो उसके उस जो डैमेज है उसको हम लकवा बोलते हैं। और उसके बाद जो रिहैबिलिटेशन वाला पार्ट आता है, ब्रेन को वापस बॉडी के उस पार्ट से कनेक्ट करना। लकवे में जैसे चेहरे का लकवा भी एक प्रकार होता है, जिसमें आपको चेहरे के सिर्फ एक साइड में लकवा होता है, जिसे हम फेशियल पाल्सी बोलते हैं या बेल्स पाल्सी बोलते हैं, चेहऱ्याचा लकवा म्हणते त्याला। तो वो एक प्रकार होता है। ऐसे बहुत ये डिपेंड करता है कि वो पर्सन को किस तरह का डैमेज हुआ है। सो स्ट्रेस भी इसका एक कारण है, बीपी, बहुत सारी आपकी फ़िज़िकल लाइफस्टाइल में आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी का कम होना। सो ये सारे चीज़ों की वजह से जो प्रेशर आजकल काम का बढ़ रहा है, उसकी वजह से आजकल स्ट्रोक के केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। और उसमें रिहैबिलिटेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। न्यूरो रिहैबिलिटेशन बोला जाता है इसे, कि जब सर्जन का या फिजिशियन का काम जहाँ ख़त्म होता है, उसके बाद जो डैमेज आपकी बॉडी पे, वो जो उस टाइम का जो डैमेज होता है, वो प्रोसेस आपके बॉडी पे जो डैमेज छोड़ के गया है उसको रिकवर करने के लिए हमें फिज़िकल रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत होती है। उसके लिए बहुत बड़ा सेटअप, बहुत बड़ी टीम, न्यूरो एक्सपर्ट, फिजियोज जो न्यूरो एक्सपर्ट हैं, बहुत मशीनों का, टेक्निक्स का हम लोग उसमें सपोर्ट लेते हैं। उससे हम पेशेंट को पहले जैसी लाइफ दे सकते हैं। पहले ऐसा सोचा जाता था कि लकवा 50 के बाद ही होता है, बेसिकली ओल्ड एज में या बड़ी एज में ही होता है। बट आजकल यंग जनरेशन में भी उतने ही केसेस दिखे जा रहे हैं। रिहॅब विषय जरा मला सांगा। या तो रिहैबिलिटेशन को मराठी में पुनर्वसन बोला जाता है, पेशेंट को पहले जैसा करना। सो जब दवाइयाँ, जब पेशेंट ये प्रोसेस हम आईसीयू से शुरू करते हैं। जब पेशेंट आईसीयू में होता है, मशीनों के सपोर्ट पे होता है, चाहे वो वेंटिलेटर पे हो, सो हम उसी जगह से, आईसीयू से ही उसका केयर रिहैबिलिटेशन शुरू कर देते हैं। रिहैबिलिटेशन पार्ट में हम इतने ऑटोमेटिक रोबोटिक मशीन्स आ गई हैं कि अगर पेशेंट होश में नहीं है तब भी हम उसके पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट शुरू करते हैं। पैसिव एक्सरसाइजेस लिए जाते हैं, चेस्ट फिजियोथेरेपी दी जाती है, ताकि अगर पेशेंट के मूवमेंट नहीं हो रहे हैं तो हम उसकी मसल्स की वेस्टेज होने से, उसको वीक होने से कुछ हद तक रोक लें या उसे होने ना दें, या हम वहीं से उसकी केयर शुरू करें, ताकि जब पेशेंट आईसीयू से बाहर आए, नॉर्मल रूम में आए या वार्ड में आए या डिस्चार्ज हो, तब वो और जल्दी उसको प्रोग्रेस करे और जल्दी रिकवर करे। अच्छा डॉक्टर, पेशंटला रिहॅब जेव्हा द्यायचं आहे, पण नक्की हे कधी ठरवलं जातं, म्हणजे केव्हापासून आपण पेशंटला रिहॅबची ट्रीटमेंट देऊ शकतो? जसे की आता आपण बोलले, आयसीयू पासून आम्ही रिहॅब सुरू करतो आहे, तर रिहॅबचे प्रोसेस असते इन हाउस। जब पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में रहता है, आईपीडी फॉर्म में जब रहता है, हम आईपीडी से जब तक उसका डिस्चार्ज होता है तब हम उसकी हॉस्पिटल में टेक केयर करते हैं, वहाँ से हम उसका रिहैबिलिटेशन शुरू करते हैं। और जब पेशेंट अपने घर चला जाता है तो हम उसके घर वालों को भी एजुकेट करते हैं कि आपको पेशेंट की टेक केयर कैसे करनी है। एंड देन फिर पेशेंट को हम ओपीडी बेसिस पे भी बुलाते हैं। कुछ पेशेंट जो घर से हमारे हॉस्पिटल तक या रिहैब सेंटर तक ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए स्टे फैसिलिटी, इन हाउस फैसिलिटी दी जाती है, जिसमें मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग सेशन उनके लिए प्लान किए जाते हैं, डिफरेंट एक्टिविटी। उनको फिर से इंडिपेंडेंट होने के लिए इनकरेज, काफ़ी सारी मशीनों का सहारा लिया जाता है। एक्सपर्ट टीम होती है, वो टीम उनके डिफरेंट वीक बॉडी पार्ट्स पे या मसल्स पे काम करती है, और उससे हम पेशेंट को पहले जैसी काफ़ी हद तक
पहले जैसी लाइफ देने में सक्सेसफुल हो पाते हैं। आणखी आपण जाणून घेणार आहोत डॉक्टर ममता यांच्याकडनं, मात्र त्याआधी एक छोटासा ब्रेक. ब्रेकनंतर साम संजीवनीमध्ये आपलं स्वागत. डॉक्टर ममता आपल्यासोबत आहेत. डॉक्टर, आणखी एक सांगा की कोणकोणती लक्षणं जेव्हा पेशंटला जाणवतात, म्हणजे ओळखायचं कसं की आता आपल्याला रिहॅबची गरज आहे किंवा डॉक्टरांकडे जायची गरज आहे? मुळात लक्षणं कोणती कोणती दिसतात आधी? सांधी दुखी आणि कोई भी किसी भी तरह का जॉइंट पेन की अगर हम बात करें, पेन के शुरुआती दिनों में ही आप जितना जल्दी डॉक्टर के पास जाएंगे वो शायद आप उतनी ही जल्दी रिकवर कर पाएँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक इंडियन टेंडेंसी है कि थोड़ा बहुत पेन तो हम वैसे ही सहन कर लेते हैं और उसके बाद अगर वो पेन बढ़ता है तो हम पहले पेन किलर्स का सपोर्ट लेते हैं. जब पेन किलर्स असर करना बंद कर देती है तब जाके हमें ऐसा लगता है कि हमें किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है. तो जो चीज़ 4 दिनों में या 2 दिनों में ठीक होने वाली होती है वो उसका ड्यूरेशन बढ़ के 1 महीने या 1.25 महीने या 2 महीने पे चला जाता है. जी. तो पेशेंट हमारे यहाँ बहुत ही क्रोनिक मतलब बहुत पुरानी बीमारियाँ लेके आता है. स्पेशली अगर मैं रूरल एरिया की, गांव के पेशेंट्स की बात करूँ तो वो जल्दी से हॉस्पिटल जाने में झिझकते हैं. अगर हम हाउसवाइफ्स की बात करें तो उन लोगों को लगता है कि ठीक है, थोड़ा दुखना तो एज के हिसाब से चलता रहता है या होता है. तो मैं किसी भी तरह के जॉइंट पेन की अगर हम बात करें, नी पेन जो कि बहुत कॉमन हो गया है, नेक पेन, मोबाइल यूज़, लैपटॉप यूज़, हमारे बैठने के तरीक़ों से, डायबिटीज़ जो कि इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है उसकी वजह से डायबिटिक न्यूरोपैथी, फ्रोज़न शोल्डर, हील का पेन, जिस तरह से आजकल हम स्टैंडिंग वर्क ज़्यादा कर रहे हैं, किचन हमारे सारे खड़े हो गए हैं. और ऐसा नहीं है कि ये सारी बीमारियां सिर्फ मेट्रोज़ में ही हैं, गांव में भी उतनी ही ज़्यादा है, बिकॉज़ उनके काम करने के तरीके अलग हैं. सो उनके उस तरीके के दुख दर्द हैं या पेन्स हैं. तो किसी भी पेन में मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप शुरुआती दिनों में ही जब पेन बहुत छोटा है या कम है तभी आप डॉक्टर के पास जाएं, तो शायद आप उससे जल्दी बाहर निकल पाएंगे और उस बीमारी को बड़ा होने से आप उसी स्टेज पे रोक लेंगे. लंबार स्पॉन्डिलोसिस की अगर हम बात करें, शक्ति सरकना, झीझ होना, शियाटिका, हमारे यहाँ पे पेशेंट बीमारी को एक लेबल लेके घूमता है. अरे नहीं मैं नीचे नहीं बैठूंगी, मुझे शियाटिका है, या नहीं मुझे तो मेरी तो शक्ति सरकी हुई है. उनको लगता है कि उन्हें ये बीमारी हो गई है और वो हमेशा ही उसके साथ उन्हें जीना है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं. बट कभी कभी ये चीज़ें बहुत छोटे से 10 दिन या 15 दिन के ट्रीटमेंट में बहुत ही आसानी से हमेशा के लिए रिकवर हो जाती हैं और हम उन्हें अपनी पूरी लाइफ टाइम अपने साथ लेके घूमते हैं. बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं ये कमर का बेल्ट तो मैं पिछले 10 सालों से लगा रही हूँ. सो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं. बट इसके लिए मैं एक ही लाइन बोलना चाहूँगी, डायग्नोसिस इज़ नॉट योर डेस्टिनी. यस, राइट. यू कैन चेंज इट. सो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका लेबल या जिनको लेके आप ज़िंदगी भर ना घूमना चाहते हैं, तो आप उतनी ही जल्दी उस स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलें और बहुत ही आसानी से आप 10 या 15 सेशन में उन बीमारियों से या उस दुख दर्द से छुटकारा पा सकते हैं. अच्छा डॉक्टर ममता, बऱ्याचदा वयोमानापरत्वे काहींना नी ट्रान्सप्लांट करावं लागतं किंवा मग इतर जॉईंट रिप्लेसमेंटच्या सर्जरीज कराव्या लागतात. पण या सर्जरीज केल्यानंतर फिजिओथेरपीचा आधार घेतला जातो किंवा रिहॅब थोडक्यात किती महत्त्वाचं असतं याविषयी पण जरा एकदा आम्हाला सांगा. लई महत्त्वाचं आहे. लोकांना वाटते की आता जॉइंट रिप्लेसमेंट झाले म्हणजे बरं झालं. और अभी तो जैसे नी रिप्लेसमेंट के बाद अभी हिप रिप्लेसमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. बहुत तरीके के सर्जरीज होते हैं, लिगामेंट सर्जरीज, मेनिस्कस सर्जरी, शोल्डर सर्जरी. जो लोग स्पोर्ट्स में होते हैं उनके स्पोर्ट्स इंजरी होते हैं वो सर्जरी. बट सर्जरी के बाद आप अगर आपकी पहले जैसी स्ट्रेंथ पाना चाहते हैं, आप आपकी पहले जैसी लाइफ जीना चाहते हैं, तो रिहैब उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना सर्जरी. चाहे वो बाईपास सर्जरी हो, चाहे वो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज हो या किसी भी तरह की सर्जरी
जो आपकी हड्डियों से रिलेटेड हो सकती है या आपके लिगामेंट्स से रिलेटेड हो सकती है। हर सर्जरी में रिहैब उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि एक अच्छी सर्जरी होना। अगर आप अपनी सर्जरी का 100% बेनिफिट पाना चाहते हैं तो जो रिहैब, जो इग्नोर करने वाला जो पार्ट है, जो पेशेंट को लगता है कि 5 दिन हॉस्पिटल में हो गया, अब हम घर जाके यूट्यूब देख के या गूगल देख के हम वो कर लेंगे, या अब तो ये हो गया है कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास गए, आपको उन्होंने कोई 4 एक्सरसाइज बताई और आपको ठीक लगा, अब वही एक्सरसाइज का पर्चा किसी और आपके घर में रिलेटिव को पास कर देंगे, तुम भी ये कर लो तो तुम्हारा भी ठीक हो जाएगा, मेरा इससे हुआ। या मेरे घुटने जब बदले थे तो मैंने ये एक्सरसाइज की थी, तुम भी यही कर लेना। बट नहीं, हर एक शरीर अलग है, हर एक शरीर की रचना अलग है, तो आपकी एक्सरसाइजेस या आपका ट्रीटमेंट भी अलग होना चाहिए, आपके शरीर के मुताबिक होना चाहिए। तो रिहैब वाला पार्ट जो बहुत लोग मिस कर जाते हैं या इग्नोर करते हैं, उन्हें लगता है कि एक्सरसाइज ही तो बताएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। फिजियोथेरेपी या रिहैबिलिटेशन सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, ये एक बहुत बड़ा साइंस है। पेशेंट की मसल ग्रुप को आइडेंटिफाई करके उस पर्टिकुलर पेशेंट के हिसाब से प्रोटोकॉल बनाया जाता है, वो उसके लिए स्पेशल होता है। डॉक्टर, आणखी एक समस्या लोकांना असते ती म्हणजे कंबरदुखीची किंवा स्लिप डिस्क ज्यांना आहे किंवा चकती सरकणं जो प्रकार आपण म्हणतो, तर त्यावर आपण काय थेरपीज देऊ शकतो? सो चकती सरकणं, स्लीप डिस्क, स्पॉन्डिलिसिस, शायथिका, हे सगळं कंबरदुखीचे प्रकार आहे आणि लोकांना वाटते की सर्जरी एकच सॉल्यूशन आहे। डेफिनेटली अगर आप लास्ट स्टेज पे हैं उस बीमारी की, तो सर्जरी इज़ द ओनली सॉल्यूशन। बट अगर आप उस बीमारी के उस स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं, सो इनिशियल डेज़ में हम काफ़ी नई नई टेक्नोलॉजीज़ जो आई हैं, जैसे जिनमें से एक है रोबोटिक स्पाइनल डिकम्प्रेशन, जो वेस्टर्न महाराष्ट्र में सिर्फ हमारे हॉस्पिटल में हम प्रोवाइड करा रहे हैं। बहुत ही रीजनेबल, एकदम हम बोल सकते हैं की कमी दरात आम्ही ते फॅसिलिटी लोकांना प्रोवाइड करायला लागले आहे। त्याच्यावर ते स्पेसिफिक मशीन असते, रोबोटिक स्पाइनल डिकम्प्रेशन जिसको बोला जाता है। उस मशीन से हम काफ़ी हद तक इस तरह की कमर रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उसको हम काफ़ी हद तक इनिशियल स्टेज में कंट्रोल कर सकते हैं। बट आपको वही जो मैंने पहले बोला कि आपको शुरुआती लक्षण इग्नोर नहीं करने हैं, और जितना जल्दी हो सके अगर आप उस पर काम करेंगे, सो हम इन नई टेक्नोलॉजीज़ की हेल्प से और मैनुअल थेरेपी की हेल्प से हम काफ़ी हद तक इस तरह की बीमारियों को इजीली रिकवर कर सकते हैं। जेव्हा फिजिओथेरपी घ्यायची वेळ येते तेव्हा या सगळ्यातनं लवकरात लवकर बरं होण्यासाठी काय करायचं? सबसे पहले तो पेशेंस रखना पड़ता है। न्यूरो रिहैबिलिटेशन 1 दिन या 2 दिन का काम नहीं है। जब पेशेंट हमारे पास आते हैं पैरालिसिस को लेके या स्ट्रोक, कभी कभी तो 6-6 साल पुराना स्ट्रोक लेके आते हैं कि 6 साल पहले हुआ था, बट अभी इलाज कराना है, क्योंकि पहले पता नहीं था कि इलाज होता है। डेफिनेटली आज से 20 साल पहले या 10 साल 25 साल पहले की बात करें तो न्यूरो रिहैबिलिटेशन जैसे सेंटर्स बहुत कम हुआ करते थे या बड़ी बड़ी जगह ही हुआ करते थे। बट जिस तरह से बीमारियां बदल रही हैं कोविड के बाद, जैसे मेडिकल चेंज हुआ है, शरीर किस तरह से रिएक्ट करेगा किस बीमारी पे हमें नहीं पता। सो अभी कॉम्प्लिकेशंस भी उतने ही बढ़ गए हैं। सो पेशेंट आके पहला सवाल पूछता है कितने दिन में ठीक होगा, और मेरा उन्हें एक ही आंसर रहता है कि ठीक होगा कितने दिन, वो हम आज आपको डे 1 पे नहीं बता सकते। तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्यूरो रिहैबिलिटेशन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आप 2 दिन या 4 दिन में बहुत कुछ नहीं बदल सकते हैं। इसीलिए हमने जो न्यूरो रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया है सांगली में, वहाँ पे स्टे फैसिलिटी रखा है ताकि पेशेंट वहाँ पे आके रह सके, क्योंकि कभी कभी पेशेंट 15 दिन, कभी महीना, कभी 2-2 महीना लग जाता है उन्हें ठीक करने के लिए। तो हम उनके शेड्यूल बनाते हैं, स्पीच थेरेपी कराई जाती है। कुछ पेशेंट स्ट्रोक के बाद स्पीच थेरेपी उनका काफ़ी हद तक इम्पैक्ट कर जाता है, तो स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, वो अपना सेशन लेते हैं ताकि उनके बोलने पे काम किया जाए। डिफरेंट फिज़िकल एक्टिविटी होती है, फंक्शनल एक्टिविटी कराई जाती है। पेशेंट को
होल डे उसके स्लॉट के हिसाब से ऑक्यूपाई रखा जाता है। काफ़ी सारी मशीनों की हेल्प ली जाती है ताकि पेशेंट जल्दी से जल्दी रिकवर कर सके। डॉक्टर, आणखी एक छोटासा प्रश्न जाता जाता प्रेक्षकांना तुम्ही काय संदेश द्याल? प्रेक्षकाला मी एकच संदेश देणार, दैट मूवमेंट इज़ मेडिसिन। आप जितना मूवमेंट करेंगे, एंड मूवमेंट का मतलब ये नहीं होता कि घर के काम या आपके रोज़ के काम ही आपके मूवमेंट है, नहीं। अगर 24 घंटे में से 1 घंटा आप आपके शरीर के लिए उसकी फ़िज़िकल एक्सरसाइज के लिए जो उसका रिक्वायरमेंट है, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप घूमने जा सकते हैं। अभी बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरे घुटनों में दर्द है तो मैं जितना ज़्यादा चलूँगा उतना मेरे घुटने और ठीक होंगे, बट ऐसा नहीं है। आप स्पेसिफिक उस रिलेटेड उस बीमारी से रिलेटेड डॉक्टर से मिलिए। अगर आपको घुटने में दर्द है तो आप वॉकिंग से ज़्यादा थोड़ा साइकिलिंग पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। किसी भी तरह की कमर में तकलीफ़ है आपको, या इनिशियल थोड़ा थोड़ा भी बैक पेन हो रहा है, तो आप हफ्ते में 1 या 2 दिन स्विमिंग के लिए जा सकते हैं। तो आपके जो मसल्स हैं, स्नायु है, जो कमर के स्नायुज़ हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, स्पाइन की मोबिलिटी बढ़ेगी। आप स्विमिंग जा सकते हैं, आप डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ 8 किलोमीटर चल रहा हूँ तो मैं रोज़ 8 ही किलोमीटर चलूँगा। आप 2 दिन वॉकिंग जा सकते हैं, 1 दिन साइकिलिंग कर सकते हैं, हफ्ते में 1 दिन स्विमिंग कर सकते हैं, कब 1 दिन योगा कर सकते हैं। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जब आप करेंगे, क्योंकि कुछ एक्सरसाइज आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाती है, कुछ एक्सरसाइज आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाती है, ताकत बढ़ाती है। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज आपको अलग अलग तरीके से फ़ायदा पहुंचाएंगी। तो मेरा एक ही सजेशन रहेगा कि एक ही तरह की एक्सरसाइज ज़िंदगी भर करने से अच्छा है आप आपके बॉडी को एक अलग अलग तरीके का व्यायाम दीजिए, और पूरे दिन भर में 1 घंटा तो अपने शरीर के लिए निकालिए ही सही। और कोई भी दर्द या कोई भी बीमारी आपका टैग नहीं है कि आपको ज़िंदगी भर उस बीमारी के साथ रहना है। हो सकता है कि हम उसको इजीली 10-15 दिन या 8 दिन के ट्रीटमेंट में बहुत आसानी से रिकवर कर जाएं। तो आप अपनी बीमारी को अपने साथ ज़िंदगी भर लेके ना घूमें और उसे जल्दी से जल्दी उससे बाहर निकलें। नक्कीच. तर सांगलीच्या उषक्काल अभिनव सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर ममता बियाणी ज्या आहेत त्या तुम्हाला भेटतील. तुम्हाला जर त्यांच्याकडनं उपचार करून घ्यायचे असतील तर खाली जो संपर्क क्रमांक दिलेले आहेत ते संपर्क क्रमांक तुम्ही नोंद करून घ्या आणि डॉक्टर ममता यांना संपर्क साधून तुम्ही त्यांच्याकडनं उपचार करून घेऊ शकता. डॉक्टर ममता, तुम्ही इथे आलात त्यासाठी खूप खूप आभार. थँक्यू सो मच. थँक्यू. यानंतर आपण इथेच थांबतोय. पुन्हा भेटूया नवीन विषयांसह आणि नवीन तज्ज्ञांसह. तोपर्यंत नमस्कार.